हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम विवाह के प्रकारों व उनके विधिक प्रभावों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम विवाह के प्रकार व उनके विधिक प्रभाव। टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड देयर लीगल इफेक्ट्स। मुस्लिम विधि की सुन्नी शाखा के अंतर्गत विवाह मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। 1. मान्य विवाह, वैलिड मैरिज। 2. शून्य विवाह, वॉइड मैरिज। एवं 3. अमान्य विवाह, इरेग्युलर मैरिज। लेकिन शिया शाखा के अंतर्गत विवाह केवल 2 प्रकार के ही प्रचलित हैं। 1. मान्य विवाह एवं 2. शून्य विवाह। शिया शाखा में अमान्य विवाह का प्रचलन नहीं है और न ऐसे विवाहों को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें विवाह या तो मान्य होता है या फिर शून्य। मान्य विवाह को वैध विवाह अथवा सही विवाह, सही मैरिज भी कहा जाता है। इसी प्रकार शून्य विवाह को अवैध अथवा बातिल विवाह एवं अमान्य विवाह को फासिद विवाह, फासिद मैरिज कहा जाता है। 1. सही विवाह। सही विवाह से अभिप्राय ऐसे विवाह से हैं जो विधिमान्य विवाह की समस्त औपचारिकताओं को पूरा कर संपन्न किया जाता है। विधिमान्य विवाह की निम्नांकित अनिवार्यताएं हैं। विवाह में के दोनों पक्षकार एवं स्वस्थचित हो। विवाह में के पक्षकारों द्वारा सम्मति प्रदान कर दी गई हो तथा ऐसी सम्मति स्वतंत्र हो। विवाह में के एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किया गया हो तथा दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हो। इसे इजब व कबूल कहा जाता है। प्रस्ताव एवं स्वीकृति एक बैठक मीटिंग में की गई हो। विवाह निकाह के समय आवश्यक गवाह उपस्थित रहे हो तथा विवाह निषिद्ध आसक्तियों के भीतर नहीं किया गया हो। 2. बातिल विवाह। निषिद्ध आसक्तियों के भीतर किया गया विवाह बातिल विवाह कहलाता है। निषिद्ध आसक्तियों से अभिप्राय ऐसी स्त्रियों से है जिनके साथ किसी पुरुष द्वारा विवाह नहीं किया जा सकता है। निषिद्ध आसक्तियों के भीतर 3 प्रकार के संबंध आते हैं, अर्थात रक्त संबंध, विवाह संबंध एवं धात्रेय संबंध। इन्हें स्थायी प्रतिषेध एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। 3. फासिद विवाह। फासिद विवाह के अंतर्गत निम्नांकित विवाह आते हैं। साक्षियों गवाहों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह, 5वीं पत्नी के साथ किया गया विवाह, एक ही समय में एक से अधिक पति के साथ किया गया विवाह, इद्दत की अवधि के दौरान किया गया विवाह, किसी अन्य पंथ की स्त्री के साथ किया गया विवाह, अवैध संभोग वाला विवाह, गर्भवती स्त्री से विवाह, तीर्थ यात्रा के दौरान किया गया विवाह, तलाक के पश्चात किया गया पुनर्विवाह आदि। इन निर्योग्यताओं को अस्थायी प्रतिषेध रिलेटिव प्रोहिबिशंस भी कहा जाता है। अस्थायी प्रतिषेध से अभिप्राय ऐसे प्रतिषेधों से हैं जिनको कुछ औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर दूर किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप 5वीं पत्नी के साथ किया गया विवाह उस समय मान्य हो जाता है जब प्रथम 4 पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे दिया जाता है या उसके साथ विवाह विच्छेद हो जाता है। सही विवाह के प्रभाव परिणाम। सही विवाह के निम्नांकित प्रभाव अर्थात परिणाम होते हैं। दोनों पक्षकार एक दूसरे से इर्ष प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। पक्षकारों के बीच निषिद्ध आसक्तियों का उद्भव हो जाता है। पति पत्नी के बीच समागम वैध हो जाता है और उनसे उत्पन्न संतान औरस होती है। पति को दाम्पत्य जीवन का आनंद लाभ उठाने का अधिकार मिल जाता है। उसे पत्नी के साथ समागम अथवा संभोग करने का अधिकार होता है। विवाह विच्छेद की अवस्था में पत्नी को इद्दत की अवधि काटनी होती है। पत्नी पति के युक्तियुक्त आदेशों अथवा आज्ञाओं की पालना करने के लिए आबद्ध हो जाती है। पत्नी महर प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। पत्नी पति से भरण पोषण पाने की हकदार हो जाती है। पत्नी अपने लिए पृथक कमरे की मांग कर सकती है। पति की यदि एक से अधिक पत्नियां हों तो वह समान व्यवहार की अपेक्षा कर सकती है तथा उचित आधारों पर वह विवाह विच्छेद कराने की हकदार हो जाती है।
बातिल विवाह के परिणाम। बातिल विवाह आरंभतः शून्य वॉइड ab initio होता है। ऐसे विवाह के कोई विधिक प्रभाव अथवा परिणाम नहीं होते हैं। पक्षकारों के बीच किसी प्रकार के अधिकार एवं कर्तव्य उद्भूत नहीं होते। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान जायज मानी जाती है। वस्तुतः बातिल विवाह का मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई अस्तित्व ही नहीं है। फासिद विवाह के परिणाम। फासिद विवाह के प्रभावों को दो शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है, अर्थात विवाहोत्तर संभोग से पूर्व एवं विवाहोत्तर संभोग के पश्चात। विवाहोत्तर संभोग से पूर्व फासिद विवाह का न तो कोई अस्तित्व होता है और न ही विधिक प्रभाव। यदि ऐसे संभोग से पूर्व विवाह विच्छेद हो जाता है तो पत्नी को इद्दत की अवधि काटने की आवश्यकता नहीं होती है। वह विवाह विच्छेद के तुरंत बाद किसी अन्य पुरुष से विवाह कर सकती है। लेकिन विवाहोत्तर संभोग के पश्चात पत्नी महर प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। पत्नी को इद्दत की अवधि काटनी होती है। संतान औरस मानी जाती है। नूरुल हुसैन बनाम मोहम्मद हुसैन। पक्षकारों के बीच पारस्परिक उत्तराधिकार का अधिकार उद्भूत नहीं होता। पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होती तथा पति द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।